सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इससे पहले कि अपनी आज की कहानियों पर आऊं, एक ऐसी स्टोरी आपसे शेयर करना मकसूद है जिस पर अभी तक मेरी नॉलेज के मुताबिक तो कोई करंट अफेयर शो दागा नहीं गया है। मेरा ख्याल है ये भी जमहूरियत के या जमहूरी हुकूमतों के वसी तर मफाद में हुआ होगा और शायद फ़ी सबिलिल्लाह ही हुआ होगा। बहरहाल लूप चलाएं यार। रियासत नाम नहाद मदीना में कोई बड़ी बात नहीं है, बात छोटी सी ही है। रियासत नाम नहाद मदीना में एक और घर जो है वो उजड़ गया। रामचंद नामी एक गरीब मुफलिस मजदूर गुर्बत, महंगाई, कसाद बाजारी के हाथों लड़ता लड़ता बिलाखिर उसने हथियार डाल दिए। अपनी बीवी और 3 बच्चों को उसने ज़िबा किया और खुद भी खुदकुशी कर डाली। ये देखने सुनने में बड़ी आराम से बहुत छोटी सी कहानी लगती है। मैंने एक स्टोरी और भी की थी जिसमें 4 साल के एक बच्चे को उसके बाप ने पेशानी में कील ठोंक करके दीवार में गाड़ दिया था, सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि वो खाना मांगता था। ये सिंध का अहवाल है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन ये वाक़या जो हुआ है ये रहीम यार खान में पेश आया है। कता नज़र इसके कि ये वाक़या कहाँ हुआ है। अगर ये इसी रियासत नाम नहाद मदीना के हुदूद में हुआ है तो वो जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाले ज़री सुना करके कंटेनर से डायरेक्ट एक बहुत बड़े ऐवान में दाखिल हो चुके हैं, वहाँ से एतमाद का वोट भी लिया है और उस पर इतराते फिरते हैं, ये FIR किसके नाम काटी जानी चाहिए, इसका जवाब आज लेंगे। इस वक्त अहवाल ये है गो कि मैं जो कुछ भी समा बांधूं, जैसे ही इंशाअल्लाह ताला मेरे मेहमान आएंगे वो वैसे ही मेरी इन तमाम बातों को रिफ्यूट कर देंगे, एज इफ़ ये कहानी मैं घर पे बैठ करके बना रहा हूँ या मुझे इसके लिए बाकायदा कोई पैसे वगैरह शायद मिले। घर से दफ्तर के लिए निकलूं 15 मिनट पहले निकलूं या आधे घंटे पहले बहुत है, इसके लिए मजीद किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री मजदूरों की तनख्वाहें निस्फ कर दी गई हैं। कई ऐसे मीडिया वालों से ज़ाती तौर पर दुआ सलाम है जिनको 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अद्वियात की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। गरीब आदमी लाल दवाई से महरूम कर दिया गया है। महंगाई का सैले रवां है। यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगवा करके लोगों को उनकी औकात बताई जा रही है और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा, यह बात दुरुस्त है। हर तरफ महंगाई का एक सैले रवां है जो लोगों के आसाब को झिंझोड़े दे रहा है, लेकिन मसीहा की एक ही रट है कि घबराना नहीं। माशी बेहतरी के दावे होते हैं, एक्सपोर्ट्स बरामदात बढ़ा लेने के दावे होते हैं, करप्टों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छड्डांगा, मार दियांगा। तमाम तकारीर का अगर अहवाल मैं एक लाइन में पेश करूं तो यह कि नहीं छड्डांगा। बात ठीक है, छोड़ा भी नहीं है। किसी को वजीर बनाया है, किसी को सेनेटर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, यहां तक तो बात ठीक है। आगे क्या क्या हो रहा है आज पाकिस्तान की तारीख में, मेरा ख्याल है एक ऐसी हरकत हुई है कि जो अगर ना होती तो हमें हैरत होती। बाकायदा IMF पर हमने एतमाद का इजहार कर दिया। बताइए, बेगर्स कांट बी चूजर्स, सुना तो ये था अंग्रेजी में, ये उल्टा ही हो रहा है। IMF से लोन लेने जाते हैं तो हम IMF के दिए हुए अफराद, दी हुई शख्सियात पर कोई एतराज़ उठा सकते हैं। मसीहा ने हफीज़ शेख पर एतमाद का इजहार कर दिया और उनसे कहा है कि आप अपना काम जारी रखिए। काम आप समझ रहे हैं ना, काम जारी रखिए। स्टोरी शुरू वाली, महंगाई, कसाद बाजारी, अद्वियात की कीमतें बर्दाश्त से बाहर, बिजली की कीमतें, पेट्रोल प्राइजेस, काम आप जारी रखिए। ये सब तो होता रहता है, ये भी मुल्क के वसीतर मफाद में है। इंपोर्टेड वजीर खजाना को काम जारी रखने की हिदायत के साथ साथ एक सवाल यहां दर आता है, आज अपने मेहमान से पूछ ही लूंगा, हालांकि जवाब शायद ना मिले, लेकिन क्या पता जवाब शायद मिल भी जाए। साबका नाअहल हुकूमतों का तोहफा, अब्दुल हफीज शेख जैसे काबिल गौहरे नायाब आदमी
जो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी वजारत एंजॉय कर चुके, जो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भी वजीर रह चुके, अगर पिछली हुकूमतें चोर थीं तो उनसे चोरी करवाने वाला कौन था? वो गौहरे नायाब, वो जौहरे काबिल, वो कौन था जिसने चोरी के नित नए तरीके, अगर तो चोरी हुई है, हुकूमतों को बताए और फिर शायद उस पर चोरी या डाका जो भी पड़ा। और अगर एक नाअहल साबिक हुकूमत, करप्ट नाअहल साबिक हुकूमत का तोहफा आपने अपने कलेजे से लगा रखा है तो क्या यह भी अवाम के वसीतर मफाद में है? दूसरी स्टोरी बिलावल भुट्टो साहब के मुताल्लिक है। खुद एतमादी के 7वें आसमान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि वजीर आजम और हुकूमत कब तक रहेगी इसका फैसला हम करेंगे। अब एक जीत पर बिलावल भुट्टो जरदारी को इतना जोम क्यों कर है? या वाकई ये एक सीट नहीं थी, ये वो पहली ईंट थी जो अपनी जगह से हटाई गई या खुद से हट गई? इसके बारे में भी अपने मेहमानों से बात करेंगे। वजीर आजम की जानिब अगर दोबारा आऊं तो वजीर आजम ने कौम से मदद तलब कर ली है। अब सोचने की बात यह है कि वो कौम जो महंगाई से, गुर्बत से, अफलास से लड़ रही है, वो कौम वजीर आजम की मदद क्यों कर सकेगी? उसके बस में है? कौम ये सुन करके फूट फूट के रो पड़ी है कि जिसे हमने मदद के लिए चुना था वो उल्टा हमसे ही मदद मांग रहा है। मसीहा कहते हैं कि करप्ट टोले के खिलाफ आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। सर, हमें आपके अज़्म का, उसकी जिसको कहते हैं कि वॉट एवर यू कॉल, क्या उसको जुमला कहूंगा मैं, कोई मुनासिब जुमला ही तलाश नहीं कर पा रहा हूं, उसकी सदाकत पर, आपके अज़्म पर, आपकी दयानत पर, आपकी स्मार्टनेस पर भी कोई हम एतराज नहीं दाग सकते। लेकिन पूछना यह था कि जिन लोगों को परों के नीचे रखा है, क्या उन करप्टों पर भी कोई नजरे करम ही समझ लीजिए होगी या नहीं? खान साहब ने इस मौके पर अदलो इंसाफ के उन माशरों के फजाइल, फयूज और बरकत भी बयान फरमाए जहां अदलो इंसाफ नामी चिड़िया उड़ान भरती है, चाहे वहां पर अदलिया ना कहे कि मैं आजाद हूं, चाहे वहां पर अदलिया के फैसले बोलते हो, मुनसिफ नहीं। लेकिन पूछना यह है कि वो मजदूर जिन्हें कराची की उस एक फैक्ट्री में, बल्दिया टाउन की, जला दिया गया, उनको इंसाफ मिल गया था? इस एक माशरे में जो नाम नेहाद रियासत मदीना बन चुकी, उन लोगों को नफीस लोग करार देकर के आपने अपनी बैसाखी बना रखा है। जरूरतों के समंदर में गर्दन तक धसी हुई ये हुकूमत किस तरह इन बातों का जवाब तलाश कर पाएगी? सानह साहिवाल के मुल्जिमों का क्या हुआ? सानह PIC में जिन वकला ने, जिनमें एक वजीर आजम का अपना भांजा शामिल था, जिसे जमानत मिल गई, जाहिर है जमानत तो बट रही है, जिसे जमानत मिल गई निहायत शान और शौकत के साथ, उन 3 जानों का खून बहा ले लिया गया, जिन्हें मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकाल करके सांस से उस एक नेमत से महरूम कर दिया जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी कहा करते हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वजीर आजम अक्सरियत खो बैठे हैं, वो एतमाद के वोट की हैसियत कोई नहीं। कठपुतली वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का मुकाबला नहीं कर सकता, यह खुशफहमी लाहक है बिलावल भुट्टो को। अब एक मुंतखब वजीर आजम को कठपुतली कहने की खता जो उनसे हुई है, इसका जवाब क्या है, यह भी आज के प्रोग्राम में तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरम द ग्रेट शमीम नकवी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरम नादिर नबील गबूल साहब हमारे स्टूडियोज़ में कदम रंजा फरमा चुके हैं। हस्बे रिवायत, हस्बे दस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन लेने के लिए फिरदौस शमीम नकवी साहब का रुख करते हैं। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मन, एक मजदूर ने अपनी बीवी बच्चों को पार्सल कर दिया, खुद भी सूली चढ़ गया। इससे कता नज़र ये पहली मरतबा नहीं है, ये नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, जनरल मुशर्रफ, हर दौर में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। यहाँ तक तो आपकी बात आपके कहने से पहले ही मान लेता हूँ। आगे आते हैं ज़रा, वो माशी आदादो शुमार जिनका जिक्र कर करके हमें बोर किया जाता है, इंपोर्ट
सॉरी एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी के जरिए वो जो आदाद शुमार हमें सुनाए जाते हैं जिनसे कान पक गए, उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटी मैंने पेश की, आप चाहें तो इसे निहायत तफाखुर के साथ, शान तफाखुर के साथ मुस्तरद भी कर दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों की तनख्वाहें निस्फ हो गई हैं, महंगाई कसाद बाजारी उरूज पर है, मीडिया वर्कर्स को 6-6 महीनों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, उसके बावजूद ये रियासत मदीना है। आज रियासत मदीना में मेरे इस प्रोग्राम का होस्ट अपनी बीवी से लड़ा, उसका जिम्मेदार वजीर आजम। ये दास्तान आपकी पूरी सुन के मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं, इससे कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू ये है कि आप इतना कड़वापन है आपके अंदर और आप हर चीज़ के इल्ज़ामात जो हैं इतनी अच्छे तरीके से पेश करते हैं कि आप लोगों में से उम्मीद ख़त्म कर देते हैं। आप समझते हैं कि हर चीज़ जो है वो चुटकी बजाने से सही हो जाती है। अलादीन का चिराग आपके घर की में रखा हुआ है, वो चिराग ज़रा जाके वज़ीर आज़म को दे आइए तो आप इस कौम पे एहसान करेंगे। इससे कि मुझे ये अंदाज़े और तर्ज़ गुफ्तगू ही नहीं समझ में आता कि जिस जगह सिर्फ डिस्पोंडेंसी फैलाना जिस प्रोग्राम का मकसद हो, हम तो ये जानते हैं कि हम दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं, हम कामयाब होंगे, लोग हमें फिर इत्मीनान देंगे। हम कामयाब नहीं होंगे तो 5 साल बाद इंशाल्लाह जब भी जो लोगों का इख्तियार होगा वो उनको दिया जाएगा, वो वोट दे के फैसला करेंगे। जब तक हम अपनी काविश कर सकते हैं। हमने भूख का इलाज के लिए परसों ही की तकरीर में सुना, खान साहब ने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। इससे कि हमें इस बात का एहसास है कि भूख मसला है। जहाँ तक महंगाई का है, अगर आपको उसकी रीजन और रैशनल नहीं समझ में आ रही कि उसके पीछे वजूहात और महरकात क्या हैं, तो किसी दिन आप आ जाइए, मेरे पास नहीं आते, किसी इकोनॉमी के प्रोफेसर के पास जाके 1-2 घंटे का उससे सुन लीजिए कि वो आपको बुनियादी चीजें समझा दे कि महंगाई किस तरह होती है और कैसे होती है। Got your point. जो खान साहब कहेंगे या पीटीआई वाले कहेंगे वो तो झूठ होगा। सच बोलने वाला तो दुनिया में एक ही पैदा हुआ है। ऐसा है। अब मैंने आपकी बात सुनी, थोड़ी सी अब आपने मेरी सुननी है। ऐसा है, सच बोलने वाला नूरुल आरफीन सिद्दीकी है, ऐसा ही है। सर, मैं बहुत ही इज्ज़ और इंकिसारी के साथ आपकी खिदमत में एक गुजारिश पेश करना चाहता हूं। इसका जवाब काइंडली मत दीजिएगा क्योंकि ये बात जवाब के लायक नहीं है। ये बात खुद अपना जवाब है। जब ये खादिम, ये फिदवी नूरुल आरफीन सिद्दीकी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की धज्जियां बिखेर रहा था तो इससे बड़ा मर्द मुजाहिद नहीं था। नाम ले लेता हूं, अली जैदी, फैसल वाउडा, खुद आप। ये 3 बड़ी शख्सियात मेरे किरदार के मोतरिफ थे ड्यूरिंग पानामा। उस एक वक्त में कि जब मरियम नवाज शरीफ का तूती बोला करता था और आप लोगों को टेलीविजन चैनल्स पे बैठाए 11th आवर पे रिग्रेट कर दिया जाता था। फैयाजुल हसन चौहान साहब से आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, मैं सबके नाम लेकर के बात कर रहा हूं ताकि कोई फायर हवाई फायर ना समझा जाए। जनाबे मन, आज आपने मुझे यह ताना तो दिया क्योंकि अपनी विकेट बचानी थी, ठीक है। इमरान खान साहब भी देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग भी देख रहे होंगे और आप जाहिर हुकूमत की तर्जुमानी करने बैठे हैं। मैं आपकी बात सुन करके सिर्फ आपकी आखिरी बात का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि वो बात जरा थोड़ी सी दायरे से बाहर। जनाबे मन, थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाजत दें, फिर इसके बाद मैं आपका जवाब भी लूंगा। इसके बाद में आपका जवाब भी लूंगा। मैं आपको इसका जवाब दूंगा सर, इसका जवाब भी लूंगा, मैं इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन मेरी दास्तान अमीर हमजा जरा थोड़ा सा खत्म हो जाए। जनाब मन, आपको हुकूमत में आने के बाद याद आया कि माशी आदादो शुमार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पहले जब नवाज शरीफ काम कर रहा था तो उस वक्त उसके कब्जे कुदरत में कोई आमिलों की, जिनों की कुव्वत थी, कोई फोर्स थी कि जो रगड़ता चिराग और वो गुर्बत खत्म कर देता। उस वक्त तो आपने कहा था, असद उमर ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए, पेट्रोल 45 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 1 साल की परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई तो हम घर चले जाएंगे, हमें इक्तिदार लेने का कोई शौक नहीं है। जरा चेक कर लीजिए, खान साहब ने सिविल डिसोबीडियंस का जब ललकार दी थी, अपना बिल जलाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत महंगाई करके ही अगर संभालना चाहती है तो ये तो कोई भी कर लेगा। जिस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर डॉलर सर्टेन लिमिट से ऊपर जाता है तो वजीर आजम चोर होता है। ये सारी बातें उस वक्त सोचने की थी, जरा देर कर दी आपने। अब आपका जवाब भी लूंगा इखलाकन। इजाजत है जनाब हमजा को
करना तो अलिफ लैला की दास्तान भी बनाया जा सकता है। शाहजार रातें आपकी बात सुनेंगे और हर रात आपको जीने का हक देंगे, इससे कि यही उस दास्तान का है। वो अगर आज आप वो उस मूड में हैं तो वो कर लेंगे, वरना मैं तो आपके करेले खाने का बहुत अरसे से कायल हूँ कि आपने हर दौर में मैंने बताया कि इस प्रोग्राम से पहले करेले नहीं खा के आया करो, बाकी सब जो बोल रहे हो वो जायज है, लेकिन मैं इसके अलावा और क्या करूँ। देखिए, आपके राइट है एज एन एंकर टू कंडक्ट अ प्रोग्राम, यू कैन नॉट बिकम अ पार्टी। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आए, हमें कोई इतराज नहीं। हमें आप ये कहें कि आप डिवैल्यूएशन के खिलाफ थे, आपने डिवैल्यूएशन क्यों की? क्या कोई और रास्ता आपके नज़दीक या आपके पार्टिसिपेंट्स दे सकते हैं जो इस करंट रास्ते से बेहतर डिस्पेंसेशन हो, तो उसके ऊपर ज़रूर बात मानी जाए, वो अच्छी तनकीद होती है। ये सिर्फ लेफ्ट राइट सेंटर मार देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ कौम को डिस्पेंडेंसी आती है। मैं आपसे तजर्बे में उम्र में ज़्यादा हूँ, शायद लफाजी और ज़बान का ज़ख़ीरा आपके पास मुझसे कुछ बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छा होगा, और मैं उसमें मुकाबला करना भी नहीं चाहता आपसे। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि महंगाई कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो नवाज शरीफ के दौर में हो या इमरान खान के दौर में। मुहर्रिकात जो हैं वो अपनी जगह है। अगर दरामदात बढ़ाई जाएंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएंगी, तो वो मुल्क के लिए अच्छी चीज़ है, इससे कि वो मुल्क की आमदन बढ़ाती है। जब मुल्क की आमदन बढ़ती है तो मुल्क में खुशहाली आती है। तो वो जो भी काविश करे, अगर PMLN के दौर में वो बढ़ी नहीं और घटी, तो उसका मतलब ये है कि आज बढ़ रही है, अच्छी बात है। अगर करंट अकाउंट बेहतर हो रहा है तो बेहतर बात है। तो हर चीज़ के इंडिकेटर्स होते हैं। मैं कहूँ नूरुल आरफीन साहब का कद जो है वो 25 किलो है, तो लोग हंसेंगे मेरी बात पे। तो बात ये है कि हर चीज़ के नापने का एक पैमाना होता है। जो चीज़ें आप जिस चीज़ का इतराज़ करते हैं, आज उसका पैमाना एग्री कर लेते हैं कि इस पैमाने पे नापेंगे, हर माह नापेंगे, 6 साल बाद नापेंगे, 1 साल बाद। राइट सर, आपकी इजाजत से मैं अब नून लीग का वर्जन लेने के लिए अगर आप कहें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। वो जब बगैर पैमाने के बात करते हैं, बगैर पैमाने के जो पीता भी है वो अपना होश खोए। सर थोड़ा सा मतलब आप समझे, मतलब कहीं बात आगे पीछे चली जाएगी, पीने पिलाने का कहाँ निकल गया। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जी। कैसर अहमद शेख साहब, सर मैं जहमत की अजहद माजरत चाहता हूँ, लेकिन गुफ्तगू मेरा ख्याल है ज़रा दिलचस्प थी। सर नवाज शरीफ के पास वो जो जादू का चिराग था, सर उसका पता अगर आप इमरान खान साहब या फिरदौस शमीम नकवी साहब को देना चाहें तो ये प्रोग्राम हाजिर है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी, बल्कि नादिर नबील कबूल साहब भी बैठे हैं, ये भी सुन लेंगे। शायद इसी बहाने आसिफ अली जरदारी साहब को भी पता चल जाएगा कि गुड गवर्नेंस का राज क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन, बड़ी अच्छी आपने डिबेट शुरू कर दी। अपोजिशन ने कुछ 10-12 दिन पहले रिकोजिशन इजलास बुलाया था कौमी असम्बली का, महंगाई के ऊपर ये रिकोजिशन था। और वो सबसे पहले मैंने वो डिबेट शुरू की, मेरे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कहा, क्योंकि मुस्लिम लीग अपोजिशन की तरफ से वो रिकोजिशन थी, अपोजिशन की तरफ से बातचीत होनी थी, तो हमने डिबेट शुरू की। तो मुझे इस महंगाई के बारे में कहा गया और मैंने 15 मिनट की एक तकरीर की, वो आप दोनों हजरात को भेज दूंगा, जिसमें बताया गया है कि महंगाई, क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब पूछ रहे हैं ना कि क्या वजह होती है, क्या होता है, तो बजाय कि हम इसमें बहुत तफसील में जाएं, इनको खैर मेरे से ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मोटी बात मैं करूँ ना, जो क्योंकि ये प्रोग्राम आम आदमी भी सुनते हैं, आम लोग जो कि मईशत के बारे में इतना नहीं रखते, कोई ज़्यादा उनको मालूमात नहीं होती। पूरा हमारा जो केक है ना, जब हमने छोड़ी ना इस हुकूमत को, तो हमारा केक यानी पूरे लोगों की आमदनी 320 अरब डॉलर थी। वो केक आज 990 अरब डॉलर का रह गया। ये जो कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट बढ़ गई, ये कहते हैं रेमिटेंस बढ़ गई, मैं कहता हूँ कि लोगों के जॉब्स ख़त्म हो गए, मैं कहता हूँ कि सारे कारोबार ख़त्म हो, ये तो बातें होती रहेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों को मिला के एक कलेक्टिव, सारी दुनिया में यही तरीक़ाकार है। कोई ना कोई इकनॉमिक्स की लंबी बातें हैं कि कोई भी बंदा समझ सकता है कि ओवरऑल 22 करोड़ यानी पूरे मुल्क की आमदनी कितनी है। हम छोड़ के गए क्या, अगर कोई फिगर में फ़र्क हो, मामूली सी फिगर, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, 320 अरब डॉलर से आज 290 अरब रह गई डॉलर। और फिर उस पर ये बहुत बड़ी बात ये हुई कि महंगाई की वजह से, और जो बिज़नेस है ना, बड़े कारोबार, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े लैंडलॉर्ड,
वो जो केक का साइज़ छोटा हो गया, उस छोटे साइज़ में से भी बड़ा टुकड़ा इन्होंने काट लिया, और बाकी 21.5 पौने 22 करोड़ लोगों के लिए केक का टुकड़ा ही बहुत छोटा रह गया। ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। सर थोड़ा सा अगर आप दोनों हजरात थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं तो मैं केक का एक पीस जो है नादिर नबील कबूल साहब की खिदमत में पेश करना चाहूंगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर आई लव यू। नहीं, आपको पता है मैं आपका कितना बड़ा मुरीद हूं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। जनाब मन, सिर्फ एक जुमला, ये डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके यही साबित करते हैं। बस ठीक है, हो गया, आपका जुमला आ गया। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, गो के मेरे कद से ऊपर गया ये, लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ। नादिर नबील कबूल साहब, क्यों डॉलर को रुपये जो भी सर आप दोनों से ब्रेक लगाने की, सर आप दोनों से ब्रेक पर पांव रखने की इल्तमास किए देता हूं जनाब मन, थोड़ा सा। जी नादिर नबील कबूल साहब, इससे पहले कि कोई कूद पड़े आप शुरू हो जाइए जनाब, जो भी आपको कहना है। नहीं, मुझे सिर्फ आपकी बात रिपीट करनी है कि इमरान खान साहब बिल्कुल बहुत सच्चे हैं। उन्होंने सच बोला था कि जब महंगाई बढ़ेगी तो आप समझ जाएंगे आपके मुल्क के हुक्मरान करप्ट हैं। तो जितनी महंगाई आज है, इसकी हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो इट्स ऑलवेज हवरिंग अराउंड 10%। तो इसका क्या इनके पास जवाज़ है। दूसरा, असद उमर साहब बहुत सच्चे हैं। उन्होंने कहा था कि भाई 45 रुपये का होना चाहिए पेट्रोल, तो आज क्यों 112 रुपये का हो चुका है और 125-130 रुपये पे जाने की बातें हो रही है। बिजली के ऊपर आप लोग सच्चे थे, आपने कहा था सस्ती होनी चाहिए, तो आज क्यों महंगी है। रोटी आज क्यों महंगी है, चीनी आज क्यों महंगी है। आप सच्चे हैं, आप बताएं ना कि क्यों महंगी हुई है आपके पास। या तो आपको बताता हूँ, एक एक का बताऊंगा और आपको ही समझाऊंगा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, आपने तो होम ट्यूशन भी शुरू कर दी है। तो ये नादिर नबी हमारे सीनियर है ना, बोलने सर वक्फे में भी जाना है। सर फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर मेरे पास 3 एक का जवाब नबील कबूल साहब को दूंगा जी ब्रेक के बाद। सर ब्रेक के बाद मैं आपसे बहुत सारे और जवाब भी लूंगा, आप क्यों परेशान होते हैं। मैं देने को तैयार हूँ ना जी सर, थोड़ा सा जवाब दूंगा। करप्शन, सर एक तो हुक्मरानी जो है ना वो इंसान की तबा को नाजुक बहुत बना देती है, उसके मिजाज बरंगेख्ता बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ कर लेते तो नादिर नबील कबूल साहब भी थोड़ा सा बोल लेते, कुछ उनको भी, उन्होंने भी कुछ दोस्तों को यहाँ आने से पहले मैसेज किया था कि मेरा प्रोग्राम, लेकिन आपने मतलब आपने थोड़ा सा तवक्कुफ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं शमीम नकवी साहब। सर काइंडली मौजू को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे लेकर के जा रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सवाल पे फोकस करेंगे। सर इस्लामाबाद पहले जवाब आपको होना चाहिए, पहले जवाब दीजिए, फिर नया मौजू। टेक्निकली मैंने ही सुना था पहले सवाल होता है, लेकिन अगर आप पहले ही जवाब देना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। उनका जवाब तो देने दें, अगर आप यू आर बीइंग फेयर। मुझे नबील कबूल साहब के सवालों के जवाब तो देने का हक है कि नहीं है। नहीं आप गाना सुनाए सर, हम बैठे हैं किस लिए, सुनाए आप छीनना चाहते हैं तो छीन लें। नहीं सर, मैं हुकूमत में थोड़ी हूँ, मैं कैसे कुछ छीनूं, आप सुनाइए। सर आजकल तो ऑपोजिशन छीन रही है, आप ऑपोजिशन तो कर ही रहे हैं सकूंगी छीनने के चक्कर में तो वो लगे हुए। देखिए नबील कबूल साहब ने एक कहा इन्फ्लेशन, जरा जरदारी साहब के दौर की इन्फ्लेशन बता दें तो उसी पैमाने को, जो पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं वही इस्तेमाल करें। जिसके ज़माने में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन वो सबसे ज़्यादा करप्ट, ठीक है जी। तो इनके लीडर तो मारे गए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की पिछली 25 साल तारीख में इन्फ्लेशन इनके दौर में थी। दूसरी चीज़ पेट्रोल की कीमत, इनको इतना सादा सा सबक सिखा रहे हैं कि अगर डॉलर 100 रुपये का होगा और पेट्रोल भी जो है $1 का होगा तो वो 100 रुपये का हो गया। जब पेट्रोल $1 का हुआ और रुपया 160 रुपये फी डॉलर हो गया तो वो 160 रुपये का हो गया, ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर इंटरनेशनल मंडी में पेट्रोल $1 से $2 का हो जाए, जो कि उस वक्त जरदारी साहब के ज़माने में था, आज निस्बतन उससे कम है, लेकिन रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से करंट प्राइस है। जहां तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक था, जो बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट की जा रही है वो ये है कि गवर्नमेंट टैक्सेस मस्ट बी रिड्यूस। आज जो है गवर्नमेंट टैक्सेस को देख लीजिए किस लेवल पे। तीसरी चीज बिजली के मुआहिदे, बिजली के मुआहिदों में 2 मसाइल चल रहे हैं।
एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके जितने बिजली के मुआहदे किए हैं वो माजी की हुकूमतों से बहुत सस्ते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सोलर का है। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क 16 सेंट में, पीटीआई ने जो मुआहिदा किया है वो 3.5 सेंट में। जो मुआहिदे महंगे किए गए हैं वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनको रीनेगोशिएट करके। अच्छा सर, आपकी खिदमत में एक बात पेश करते हुए मुझे खुशी महसूस होती है कि एक अनसेड मुआहिदा मेरे और मेरे मेहमानों के दरमियान भी था कि मैं इनको बोलने का थोड़ा सा वक्त दूंगा। आपका ये मुफस्सिल लेक्चर सुनकर मुझे तो आ रही है जमाइयाँ, इसलिए मेरा तो हाल आप पूछिए नहीं। अब मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने दीगर मेहमानों का सब्र आजमा लूँ, तो ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है सामईन को, नाजरीन को भी ज़रा इंजॉय करने का, इंजॉय को भी इन्वर्टेड कॉमास भी समझिएगा, मौका मिलेगा। जी कैसर अहमद शेख साहब, सर पूछना आपसे ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने करप्ट टोले के खिलाफ आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान किया है, और चूंकि वो हाकिम वक्त हैं तो इसलिए हमें उनकी सदाकत, अमानत, दयानत और उनके आज़म और हौसले पर शक करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। सर लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा नहीं होता कि वो जो करप्ट इखलाकी, मॉरली, फाइनेंशियली, वॉटेवर परों के नीचे हैं उनको भी तो थोड़ा सा पूछ लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मेरे सामने मौजूद है ऑब्जर्वेशन, कागजात नामजदगी के वक्त वावडा अमरीकी शहरी और इलेक्शन के लिए नाअहल थे। ये आज से 2.5 साल पहले की बात हो रही है। एक आदमी 2.5 साल नाअहल यानी आधी मुजरिम होने के बाद उसको वजीर बनाया, उसको एमएनए बनाया, अब उसको सेनेटर बना करके न जाने किस चीज़ का अजर दिया गया है, और चूंकि वो पसंद है, अब पता नहीं किसको पसंद है, तो इसलिए ये काम ऐन हक है। सर करप्टों को टांग दूंगा और दूसरी तरफ उनको वजारत दूंगा या सेनेटरशिप दूंगा या व्हाटएवर दूंगा, इस पर आपका तबसरा? सिंपल सी बात है, देखिए ना, करप्शन, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि 2.5 साल में ये कुछ 7 मुल्कों से और हम ज़्यादा करप्ट हो गए। पहले भी करप्शन थी, हमारा दर्जाबंदी, क्योंकि एमनेस्टी ही बेहतरीन दर्जाबंदी करती है, तो 7 इन्होंने तो करप्शन ठीक करनी थी, 7 मुल्कों से और नीचे चले गए हैं हम करप्शन में। अच्छा, सर्कुलर डेट है जो आपने, क्योंकि अभी बिजली की बात की, तो हमारे दौर में 1100 अरब का सर्कुलर डेट था जो बहुत ज़्यादा था, और उस पर ये पीटीआई तनकीद करती थी। आज हमें फाइनेंस कमेटी में हमें बताया गया है कि ये जून तक 2900 रुपये, 1100 अरब की बजाय 2900 अरब रुपए हो जाएगा सर्कुलर डेट। तो ये 2.5 साल में 1100 अरब से 2900 अरब। वजह क्या कि बिजली में करप्शन हो रही है, यानी कि उसके बिल वसूल नहीं होते, उसके लासेज होते हैं, उसको वो जो है उस प्रॉपर जितनी बिजली है वो लोग वो मुहैया नहीं होती। तो ये आप बता लीजिए कि करप्शन का जो आलम है यहाँ। और अभी क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई डॉलर का रेट ले लें, वो भाई डॉलर हमने कहा था, हमने तो 5 साल में डॉलर को तकरीबन स्टेबल रखा, आपने आते ही उसको 50% डिवैल्यू कर दिया। आपने गरीब आदमी की तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं, आप कहते हैं रुपए में देखो। वो भाई कौमी आमदनी में डॉलर में देखी जाती है, या चलो आपने डॉलर में नहीं देखनी तो आप सोने देख लीजिए कि सोना कितना हमारे मुल्क के कुल आमदनी में सोना कितना होता है, क्योंकि सोना एक कसौटी समझा जाता है। तो मेरे दोस्त, ये अब ये करप्शन का इन्होंने क्या करना है, ये तो आए सिर्फ करप्शन को ठीक करने थे ना। तो करप्शन का जो आलम हो गया है, मैंने आपको मिसालें दी ना, हमारे पास टैक्स वसूल हो रहा है, डिवैल्यू करने के बाद भी हमारा जो रेवेन्यू है, देखिए ना हमारा, मैं तो और आप बात करूँ, फ़ौज को जो हम बजट देते थे ना, तो हमारे दौर में 2018 में इंडिया का 6-6.25 गुना था पाकिस्तान से, आज वो 7 गुना हो गया है उनका बजट फ़ौज का, इंडिया का। तो हमने क्या अपने दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं? हमारे पास तो कोई चीज़ रेवेन्यू नहीं आ रहा। टैक्स में करप्शन, कहीं ये खुद कहते थे इमरान खान साहब कि 4000 अरब रुपए की सालाना करप्शन है, रोज़ की कोई 12-13 अरब रुपए करप्शन हो रही है। तो करप्शन तो उससे बढ़ गई है। थोड़ा सा तभी 7 दर्जे और आगे बढ़ गए हैं। जवाब देने की ख्वाहिशमंद होंगे किसी जगह इन्होंने परफॉर्म किया है। मैं आप दोनों मुअज़्ज़िज़ीन की इजाज़त से नादिर नबील कबूल साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा, और फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब, कैसर अहमद शेख साहब की इस एक बात का, इस एक इल्ज़ाम का, और नादिर नबील कबूल साहब की इस एक ज़हरअफ़शानी का, जो शायद अगर वो करना चाहें, दोनों को मिला करके और वो बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने की आरज़ू, अपनी हसरत पूरी करेंगे। सर मेरे सामने ट्विटर पे एक तस्वीर है, उसमें एक तस्वीर में उस वक्त के हमारे क्रिकेटिंग हीरो और मौजूदा वज़ीर आज़म शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल का संगे बुनियाद रखवा रहे, उस वक्त के शायद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से, या उस वक्त की एक मारूफ हस्ती से वज़ीर आज़म अगर हटा भी दें आप साथ में,
दूसरी तरफ एक तस्वीर है जिसमें नमल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हो रहा है और वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब करवा रहे हैं और वो साथ में इमरान खान साहब खड़े हैं। सर, वो लोग जो आदि मुजरिम थे इमरान खान साहब के बकौल, वो जिन्होंने पाकिस्तान को हमारी नस्लों तक को खा गए, उजाड़ दिया, वॉट एवर किया, सर इस तरह की इवेंट्स में अगर हम उनको बुला करके और उनसे फीता कटवाएं तो ये तो उनके अज़्म और हौसलों को और जिला बख्शता है। हम अगर किसी अपने माली, किसी खानसामे को भी बुला करके जो दीन धर्म रखता हो, ईमान रखता हो, जो 5 वक्त का नमाजी हो या जिसको कहते हैं तक़वे की मिसालें दी जाती हों, हमने वहाँ एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं सेट किया? देखिए, ये वही मिसाल है 1982 के वर्ल्ड कप वाली, क्योंकि इमरान खान साहब एक बहुत ही इंतहाई सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है और अपनी सिर्फ तारीफ़ कराने का शौक़ है। वो कहते हैं कि 92 का वर्ल्ड कप मैंने जिताया है, वो कभी क्रेडिट देते ही नहीं। वैसे आपस की बात है, इस बात पे आप बिल्कुल नहीं आइएगा क्योंकि क्रिकेटर इमरान खान का मद्दा पहले भी था और आज भी है। नहीं, इमरान खान के वो 72 रन निकाल दें तो वर्ल्ड कप आपके हाथ से गया था। आप काइंडली क्रिकेट पे मत आइएगा, क्रिकेटर इमरान खान मेरा जुनून है, उसको छोड़ के आप काइंडली मगर क्या उस टीम में जावेद मियादाद नहीं था? क्या वसीम अकरम, वकार यूनिस नहीं थे? क्या उसमें इंजमाम उलक नहीं थे? उनकी परफॉर्मेंस का क्यों नहीं, उनकी कंट्रीब्यूशन का क्यों नहीं ये हवाला देते हैं? उसी तरह से मैं अब इस बात पे आ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अपने साथ रखना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि यही नवाज शरीफ थे जिन्होंने इनको ज़मीन दी थी शौकत खानम अस्पताल की। तो ये वो चीज़ तो बताते नहीं है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, हालांकि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, मगर जो चीज़ नवाज शरीफ साहब ने अगर की है कोई अच्छी, अगर इनको ज़मीन दी है शौकत खानम अस्पताल की, तो ये क्यों कहते हैं कि जी मेरा बड़ा कोई कारनामा है, मैंने अकेले शौकत खानम बनाए? नहीं, आपको लोगों ने मदद की है, कंट्रीब्यूशन की है। उसी तरह गिलानी साहब ने आपकी हेल्प की थी नमल यूनिवर्सिटी सेटअप करने में। तो ये सारी चीज़ें आप आवाम को नहीं बताते, आप सिर्फ आवाम को गुमराह करते हैं। देखिए, आपने कहा था कि मैं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। आप भाई 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं, आप 10 लाख नौकरियाँ दे दें, कोई तो आवाम को रिलीफ दे कि आवाम बोले कि आपकी है परफॉर्मेंस। सिर्फ ये बोलना कि जरदारी के खिलाफ बात करना या नवाज शरीफ के खिलाफ बात करना, ये चीज़ आपको 5 साल बाद रिएलेक्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई और आपको, किसी और ने आपको आसरा दिया कि 5 साल बाद फिर आपको ले आएंगे तो अलग बात है, मगर आवाम अगर नहीं, आवाम कभी भी नहीं लाएगी ना। देखिए, आवाम के सामने आपके ये एग्जाम्पल्स थे, वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि मैं सारे गवर्नर हाउस बुलडोज कर दूंगा, मैं ये गरीब के लिए लाइब्रेरीज बनाएंगे। फिर 2 शमीम नकवी साहब के पास जाते हैं, कौन सा वादा पूरा किया उन्होंने? का जवाब ले लेते हैं और मुफस्सिल जी नकवी साहब, हम सब हमतनगोश हैं। बिल गेट्स ने अकेले जो है माइक्रोसॉफ्ट बना दी, मोदी सरकार अकेले जो है हिंदुस्तान चला रहा है, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर ने अकेले हुकूमत दुरुस्त कर दी, अर्दोगान जो है तुर्की को अकेले चला रहा है। क्रेडिट तो वही लेते हैं, उन्हीं को क्रेडिट दिया जा रहा है। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई, नबील गबोल साहब कहाँ से आ रहे हैं कि शौकत खानम के पीछे रूहें रवा कौन है? ये वो शख्स हैं जो कहते हैं कि जिस शख्स में भुट्टो फैमिली नहीं, भुट्टो फैमिली से कोई रिश्तेदारी भी हो जाए, उसकी गुलामी करना हमारा फर्ज है। जिसके नाम के साथ शरीफ लग जाए उसकी गुलामी करना फर्ज है। ये मौरूसी सियासत पे यकीन रखने वाले कह रहे हैं कि इमरान खान क्रेडिट खुद अकेले लेता है। आप लोगों की क्या हैसियत है? आप तो अभी भी कहते हैं कि आज भी भुट्टो जिंदा है, जिसका नाम भुट्टो नहीं है वो जिंदा है। तो जिंदा रखिए, ये आपकी सोच है। और ख़ास तौर पे नबील गबोल साहब तो बड़ी जगह से सैर करते हुए आ रहे हैं और बहुत दफ़ा हमारी तरफ भी कोशिश की आने की, अल्हम्दुलिल्लाह हम रोकने में कामयाब रहे कराची में। तो मैं उनकी बात को बहुत हल्का समझता हूँ इस वाले मामलात में, उनके आर्गूमेंट्स को भी। या तो एक पाए के ऊपर आदमी ना, तो फिर तो बात भी की जाए। जो आर्गूमेंट्स वो दे रहे हैं उनको तो मैंने आपको दलाइल, अब उनकी कौन सी बात रह गई जिसका जवाब बाकी है वो भी मैं उनको इनायत कर दूंगा और उसके बाद वो सोचते रहें। अल्लाह अपने किरदार को बुलंद करें। नबील भाई, नादिर नबील गबोल साहब हमारे साथ थे सर। अच्छा, लेकिन वो जी एक जगह के रहते, अगर पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी थी कभी छोड़ना नहीं था। कभी एमपीएम में जाते हो, कभी हमारी तरफ आते हो, फिर वहीं जाके जूते चाटते हो। चाटो, ये तुम्हारा है, हमारा नहीं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, ब्रेक की कॉल दे दी गई है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। मैं एक नाजरीन अख्तामी लम्हा शो के आन पहुँचे। आज का प्रोग्राम वजाहत दर वजाहत पर मबनी लग रहा है। नादिर नबील गबोल साहब, सर इखलाकी तौर पर अब आपको टाइम देना चाहिए और आपको टाइम दिया भी जाएगा। सर
पहले तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो इंकशाफात फरमाए हैं। जी, नकवी साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इनको मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सीनियर है ये और बड़ी सच खरी बात करते हैं। इन्होंने जो खरी बात की थी सुई गैस के दफ्तर के बाहर कि इमरान खान ने अपना कोई वादा कराची के साथ पूरा नहीं किया, जिसके बाद इनको हटाया गया अपोजिशन लीडर से। तो मुझे उम्मीद थी कि इस तरह की गलत बात नहीं करेंगे। मेरे पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पड़ी हुई। इमरान खान साहब खुद राब्ते में थे मेरे वालिद के पास। आपके नई मुल्क जिसकी फातिहा पे इमरान खान साहब जाना पसंद नहीं किए थे, 3 घंटे मेरे घर बैठे रहे थे। इमरान इस्माइल जो आज गवर्नर है, इनकी मेरे पास वीडियो है। बीइंग गवर्नर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि टिकट लेके मैं नबील गबोल साहब के पास गया था कि इमरान खान साहब आपको दिल से पसंद करते हैं, आप प्लीज़ हमारी पार्टी ज्वाइन करें। और इमरान खान साहब की मेरे पास वीडियो है जो कि मैं आरफीन साहब आपको भेजूंगा बाद में, आप प्लीज़ फॉरवर्ड कर देना इनको, जिसमें इमरान खान साहब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे नबील गबोल जैसा बंदा अपनी पार्टी में चाहिए है। तो इनकी सिर्फ मैं वजाहत के लिए इनको मैं ये बताना चाहता था। सर आपका पॉइंट आ गया। अब सवाल बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत को, सर शमीम नकवी साहब थोड़ी से मौजूआत का मुझे अहाता कर लेने दीजिए, क्योंकि ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह चल रहा है, मतलब मैं इसमें इररेलेवेंट महसूस कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अब आप कीजिएगा। मैं प्रोग्राम में दोनों सेगमेंट्स में मैं आप तीनों मेहमानों को एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात का बाकायदा मौका फराम कर चुका। आखिरी कुछ मौज़ूआत है, मुझे उसको कवर करना है। सर जी सर, बिलावल भुट्टो एक जीत पर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब यानी दंड बैठक भी उन्हीं की मर्जी से करेंगे। ये कैसा है, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा नहीं है? नादिर नबील कबूल साहब। जी, इमरान खान साहब का दोबारा प्लीज़ रिपीट करें जल्दी। इमरान खान साहब से एक नशिस्त पर फतह हासिल करने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं बिलावल भुट्टो के? अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत रहे या जाए। देखिए, वो इसकी वजह सिर्फ ये है कि बिलावल साहब को पता है कि अब इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर फॉल्ट लाइंस और क्रैक्स हैं। उनके अपने MNAs अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जाके शक्ल नहीं दिखा सकते, और अपने MNAs छोड़े, उनके जो इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ले लें, GDA ले लें, GDA लास्ट मिनट तक नहीं आ रही थी उनको वोट देने के लिए। तो उनके इत्तेहादी खुद कह रहे हैं कि हम लोग इस डूबती हुई कश्ती से छलांग लगाना चाह रहे हैं, बिकॉज वो अपने वोटर्स को फेस नहीं कर सकते। ये तो जाहिर सी बात है। अब शहजाद अकबर को भी बिठाया हुआ था आपने, इशरत हुसैन को भी आपने नेशनल असेंबली में बिठाया था, क्या उनसे वोट भी करवाया है आपने? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो तो MNAs नहीं है, क्या उन्होंने भी आपको वोट दिए? हो ही नहीं सकता कि आपको इतने वोट मिले हो। वो तो खुद मोहसिन दावर ने, जो एक MNA है फाटा से, आपको पता है, वो खुद उन्होंने बोला कि भाई इतने MNA बैठे ही नहीं थे असेंबली में उस वक्त, इनको 170 वोट कहाँ से मिले? तो उसी वजह से बिलावल साहब कॉन्फिडेंट हैं और आज भी वो जाके मिले हैं हमजा शहबाज से, और यही डिस्कशन हुई है कि 26 तो ऐसे हैं MNAs जो कंफर्म उनको पता है हुकूमत अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद के जो हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। तो इसलिए बिलावल साहब को पता है कि टाइम इज़ ऑन आवर हैंड्स। जब भी उनको एक रिक्विजिशन सेशन बुलाना है असेंबली का, 66 उनको MNAs चाहिए होते, दरकार होते हैं कोई भी राइट सर। सर फिरदौस शमीम नकवी साहब, सूरत हाल वाकई इतनी ही खुशाइंद है पीपल्स पार्टी के लिए, या कुछ ज़्यादा ही कसर नफसी से या हुस्न ज़न से काम लिया जा रहा है बिलावल भुट्टो की जानिब से? वो जो खातून को 174 वोट मिले, फौजिया को, वो भी लगता है पीपल्स पार्टी वालों ने जाके वोट दे दिए थे, इसलिए 174 वोट। पीपल्स पार्टी के तो 180 क्या नहीं 250 अफराद थे। यार अजीब बातें करते हैं। क्या असेंबली में इतने अरसे बैठने के बाद इनको पता नहीं है कि रोस्टर पे जाके साइन करना पड़ता है मेंबरान को? वो असेंबली की अटेंडेंस यानी उसके ऊपर जाली सिग्नेचर किए गए। क्या पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने इतना ही वीक समझा हुआ है कि जब कार्ड लिया जाता है उस वक्त भी साइन किया जाता है, जो कार्ड ड्रॉप किया जाता है जब डिवीजन ऑफ द हाउस होता है, जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, और वो कार्ड इशू नहीं किया जा सकते MNA के अलावा किसी और को? देखिए नबील कबूल साहब, आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। आप अगर सच्चे इंसान हैं तो सच बोलिए, लोगों को का शऊर बढ़ाइए, गुमराही नहीं फैलाइए। आपने सच बोला था, आपको क्यों हटा दिया उन्होंने अपोजिशन लीडर से? बोला है, मैं उन लोगों में से हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आपको इमरान खान ने दावत नहीं दी, मैंने कहा आप PTI के मेंबर नहीं बन सके। कुछ लोगों ने रोका था आपका रास्ता, और उसकी वजूहात पे रोका था, जो आपका किरदार लियारी गैंग वॉर पे रहा है उसकी वजह से हमने रोका। सर ये मेरा ख्याल है बात कहीं और निकल रही है फिरदौस शमीम नकवी साहब, बात कहीं और जा रही है। सर थोड़ा सा सर, आप सच बोल लें और लोगों का शऊर बढ़ाइए, यही हम सियासतदानों का राइट सर, राइट सर, आपका नुक्ता आ गया सर। इसी से हम बात को आगे लेके चलते हैं। नून लीग के पास जाऊंगा, कैसर अहमद शेख साहब। सर कौम का शऊर बढ़ाना ये जिम्मेदारी, वाकई बात तो ठीक है फिरदौस शमीम नकवी साहब की। सर क्या ज़रूरत थी बिलावजह कौम को इंतशार में मुब्तला करने की, उस एक वक्त पे जब वहाँ मॉब भी था और वो उसके जज्बात भड़के हुए थे?
क्या ज़रूरत थी जा कर के हिट विकेट होने की? मुसद्दिक मलिक को, मरियम औरंगज़ेब को, शाहिद खाकान अब्बासी को, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि गलती उन्हीं की है जिनको मार पड़ी है। सर शऊर क्यों नहीं मिल पाया उन लोगों को जिनके बारे में कलाम किया है शहबाज गिल साहब ने? पार्लियामेंट देखिए ना, पार्लियामेंट लाजेस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हर एक को अपने अपनी बात करने का हक है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम जमहूरियत को कहाँ लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरह का है ही नहीं कि कोई पेशेंस हो या कोई किसी की दूसरे की बात को सुन लें। तो ये तो बहुत बुरा हुआ ना, ख़ासकर जो कुछ ये हमारे यहाँ इतना तशद्दुद नहीं था, आपस में इतनी मुखालफत नहीं थी। बात आर्गूमेंट से करें जैसे कि अभी इस आपके फोरम पे हो रही है। तो मैं आपको बताऊं ना कि देखिए ना, हमें क्योंकि नेशनल असम्बली से हफीज़ शेख जो वज़ीर ख़जाना थे वो हार गए, क्लियर कट हार गए ना। जब लोगों ने वोट अपने चॉइस पे सीक्रेट बैलेट किया, तो अब एक तो वज़ीर ख़जाना को फौरी रिज़ाइन कर देना चाहिए, फिर इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि वो कितनी वीक विकेट पे हैं। एक बार वो हार सकते हैं तो दोबारा भी हार सकते हैं, किसी वक्त भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। आज तो उन्होंने जिस तरह भी करके ले लिया अपना कॉन्फिडेंस का वोट, लेकिन एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है उनके कैंडिडेट को। सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आधी अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दें, इंतहाई इज्ज इंकिसारी के साथ ये बात आपकी आधी ठीक है कि हुकूमत को एक बहुत बड़ा सदमे का सामना रहा है, लेकिन सूरत-ए-हाल अब इतनी भी शायद बुरी नहीं हुई है जो आप बता रहे हैं। सर नादिर नबील कबूल साहब, क्या इतना ही आसान है हुकूमत के खात्मे का ख्वाब देखना, और ये इतनी जल्दी मुमकिन है जिस तरह से कैसर अहमद शेख साहब ने कहा इख्तिसार के साथ? लेकिन पाकिस्तान की सियासत में तो यही देखा है, ओवरनाइट भी चीज़ें हो सकती हैं। किसने सोचा था कि मुशर्रफ की वर्दी हटेगी और वो प्रेसिडेंट से भी इस्तीफ़ा देगा, मगर होता है। तो हवा का रुख ओवरनाइट चेंज हो सकता है। और इमरान खान साहब खुद तो इतने कोई भारी विकेट पे नहीं है, जिस तरह आपने खुद बताया, उनकी मेजॉरिटी हुकूमत नहीं है। MQM और GDA और इस तरह की पार्टीज़ उन्होंने साथ रखी हुई हैं। वो आपको पता है अपने मुफाद उनके होते हैं दीगर पार्टीज़ के। अगर ओवरनाइट वो डिसाइड कर लें, जो कि आई डोंट थिंक वो करेंगे क्योंकि उनके इख्तियार में होता नहीं है, उनको कहीं और से ये डायरेक्शन दी जाती है। पर अगर उनको इख्तियार दे दिया जाए कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पार्टी का वोट दें या ना दें, फिर तो इमरान खान साहब ओवरनाइट चले जाएंगे। ये जवाब जो है ये इल्ज़ाम में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, ये हैरत हो रही है मुझे। बहरहाल फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर आपके फाइनल रिमार्क्स। मैं समझता हूँ कि बात दोनों कैसर शेख साहब ने जो बात कही उसमें हकानियत है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट जहाँ भी दुनिया में रही है वो हमेशा वीक विकेट पे हैं कंपेयर टू वो 3/4 मेजॉरिटी लेके भी नाकारा रहे। तो उसका तो 3 दफ़ा वजीर आजम बन के भी हटा दिए जाएं, करप्शन के इल्ज़ामात लग जाएं, वो तो सारी, और फिर क्या है मुझे क्यों निकाला, उनके लिए ज़्यादा सोचने की बात है कि 3/4 मेजॉरिटी के बावजूद हम निकाल दिए गए। हमारा तो मालूम है हमें कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है। नबील कबूल साहब सही कह रहे हैं। अच्छा, बस ये वाली बात है कि कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि ये दोनों 70 साल में की तारीख में इस मुल्क की कितनी दफ़ा इक़्तिदार में रहे और आज भी ये जमहूरियत को इतना मजबूत ना कर सके कि आज भी ये चार्ज लगा रहे हैं दूसरों के ऊपर कि फैसले कहीं और होते हैं। यही कौम की सितम ज़रीफ़ी है कि इस कौम के फैसले इस कौम के लीडर नहीं कर रहे, कोई और इदारे कर रहे हैं। जब तक ये रहेगा बुरा होगा। जब इख्तियार फैसला करने वालों के हाथ में आएगा तभी ये मुल्क सही रास्ते पे चलेगा। तो गोया आपकी इस बात से क्या मतलब निकाला जाए कि आप एडमिट कर रहे हैं या रिफ्यूट कर रहे हैं? आप मैं कंफ्यूज आ गया। ये दोनों पार्टियां किसी और की तरफ देखती हैं, हम किसी की तरफ नहीं देखते। आप किसी की तरफ नहीं देखते, लेकिन पाकिस्तानी कौम के हवाले से अगर मुझे कहने की थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें तो जनाब मन, पाकिस्तानी कौम वज़ीर आज़म फिरदौस शमीम नकवी और PTI की इस सरकार की जानिब ज़रूर देख रही है। आप लोगों से इल्तिमास है, काइंडली आप भी कम से कम थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस एक आवाम की तरफ देख लीजिएगा जो आपकी दाद रसी की मुंतज़िर है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते फ़ुर्सत हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।